था, मतलब जो भी बात किया था ठीक इसका, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था सिंगल के केस में, यहाँ पे क्या है दो चाहिए, म्यूचुअल का मतलब भी दो लोग, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन में मान लो ये कॉइल है, बना लेना डायग्राम, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कॉइल पी नाम दे दिए, पी मतलब प्राइमरी कॉइल। इसमें हमने सप्लाई दे रखा है, बी है बैटरी, ठीक है, ई दे रखा है, यहाँ पे स्विच ऑन होगा ऑफ होगा, और रेजिस्टेंस दे रखा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इस पे अपना जरूरत के हिसाब से ये चेंज होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल है। तो इसमें हमने सप्लाई दिया, स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, 0 से 5 एम्पियर तक का मान लो ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। ठीक इसके बगल में हमने एक और कॉइल ले रखा है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर जी लगा रखा है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, जैसे ही जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसमें करंट दे रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये जो है तुम्हारा एस, हमने इसका नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब इसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। जब स्विच ऑन करेंगे नीडल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जब ऑफ करेंगे इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आया समझ में? हाँ बोलो एचू। हाँ सर। हाँ तो लिखो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ production of induced EMF, the phenomena of production of induced EMF in the coil। पहले दिन जो तुम लोग को मैथ पढ़ाए थे इससे दो दिन पहले, परसों जो पेन ड्राइव से, तो उस दिन हमने स्ट्रीमिंग को ऑन किए थे ना, तो नॉर्मल अनलिस्टेड कर दिए थे ताकि हम उससे जिसे लिंक भेजेंगे वही देख पाएगा। उसके बाद आज हमने उसको जो क्लास का जो टाइम टेबल सेट किया तो उसमें डाल दे कि 8:25 पर पब्लिक, 8:30 पे, लेकिन वो लगता है कि वो की बदलना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट की होता है, तो वो वाला पुराना वाला ही डाल दिए, इसलिए शायद वो पुराना वाला में चालू हो गया होगा। क्या लिखा? द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, सॉरी इन वन कॉइल, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, जैसे इस कॉइल की बात कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल की, due to the change of the current in the neighboring coil, due to the change of current in neighboring coil is called mutual induction। मतलब इस वाले कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इस वाले कॉइल में हम करंट चेंज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं इसकी वजह से, तो इसी फिनोमिना को बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ वाले में एक ही कॉइल के अंदर हो रहा था, अब म्यूचुअल में दोनों के अंदर, इसमें करने से उसमें हो रहा है। सही है कि नहीं? ये चूक समझ में आ गया? आशीष समझ में आया? हाँ बोलो आशीष। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। डायग्राम कॉमन ही रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, लिखो एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, at any instant the magnetic flux linked with the secondary coil is proportional to the current I in the primary coil, is proportional to the current। रिपीट कर रहा हूँ, at any instant, किसी खास इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, the magnetic flux linked with the secondary coil,
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, करंट आई कैपिटल आई देखो इन द प्राइमरी कॉइल, मीन्स फाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। मतलब ये आई जो है ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। और ये जो फ्लक्स जो हमने लिया, फ्लक्स की जो हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये सेकेंडरी कॉइल की है, सेकेंडरी कॉइल, और ये प्राइमरी कॉइल की। ये बात समझ में आ गई चुप आशीष? हाँ, तो करंट इसमें चेंज हो रहा है, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे फ्लक्स, इसी के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक जो है वो सेकेंडरी कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो हो रहा है प्राइमरी कॉइल में इसके, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं ये तो हो गया फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन फाई इज इक्वल टू कितना, तो फाई इज इक्वल टू एम आई। बोलोगे कि सर एम क्या है, तो एम तुम्हारा है एक कांस्टेंट है जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू एम आई, ये लिख लो, फाई इज इक्वल टू एम आई हो जाएगा। तो एक्स आई या फिर ई ये लिखो या फिर ई लिखो, स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस रहेगा, अब फाई का वैल्यू कितना है एम आई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एम आई मीन्स डी एम आई डिवाइडेड बाय डी टी मीन्स ई का वैल्यू, ये जो ये लिखा ना इसी को हम ई लिख दिए, ठीक है। मीन्स ई इज इक्वल टू माइनस डी एम आई बाय डी टी। और इसको और भी अच्छे से जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं थोड़ा इसी में एडजस्ट कर लो, अगली बार मिटा दूंगा, थोड़ा कुछ समझाना है इसलिए माइनस एम प्राइमरी को मिटा दिया, माइनस एम डिफरेंशिएशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू करंट। ये बात आया चुप समझ में आशीष? हाँ बोलो। हाँ सर। बोलोगे कि सर ई कहाँ से आ गया, तो याद करो, मतलब ये जो है हम पढ़े थे डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी पहले पढ़े थे, ठीक है। अब लिखो वेयर एम इज अ कांस्टेंट फॉर, वेयर एम इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कॉइल, वेयर एम इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कॉइल and is called mutual inductance, where m is a constant for a given coil and is called mutual inductance। m जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है दिए हुए कॉइल के लिए, जो कॉइल है तुम्हारा जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड coefficient of mutual inductance, it is also called coefficient of mutual inductance, it is also called coefficient of mutual inductance। हो गया, of the coil लगा दो आगे, it is also called the coefficient of mutual inductance of the coil। next start point, unit of mutual inductance is Henry, unit of mutual inductance is Henry, HENRY। हो गया? आशीष? अब इसका सेकंड डिफिनेशन देखते हैं, सेकंड डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डाल दो हेडिंग, सेकंड डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब उसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। फाई जो होता है अपना जो पढ़े थे वो था एम आई, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो कराते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 1
इन दिस इक्वेशन, देन अगर आई का वैल्यू 1 डाल देंगे, फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, तो 10, आगे इसको कंटिन्यू करो। Thus the mutual induction लिख लिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो, एचुक आशीष, सृजन, ग्रेस, कौशल। तो लिखो, इसको कंटिन्यू करो। Thus the mutual inductance of two coil, mutual inductance of the two coil numerically equal to the magnetic flux linked with one coil। मतलब ये जो दोनों कॉइल के जो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, m का जो वैल्यू निकाला, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल। रिपीट कर रहा हूँ, thus the mutual inductance of the two coil is numerically equal to the magnetic flux linked with one coil। कब, जब, मतलब लिखो आगे, when a unit current passes through the other coil, unit current is passes through the other coil। जब पहले वाले कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में यूनिट करंट पास कराएंगे तो दूसरे वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके इक्वल होगा दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये डिफिनेशन कहता है। समझ में आया या नहीं आया? प्राइमरी कॉइल में 1 यूनिट का अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो सेकेंडरी कॉइल जो है तुम्हारा, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसके न्यूमेरिकली इक्वल आएगा दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ गया ग्रेस? हाँ बोलो। डायग्राम है दिमाग में, कॉपी में लिखो, देखो उधर पे। प्राइमरी कॉइल, लेफ्ट साइड वाले कॉइल में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो सेकेंडरी कॉइल जिसमें 5 जनरेट हुआ था, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा उसमें सेकेंडरी कॉइल में वो किसके इक्वल होगा, दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। m इज इक्वल टू 5। हाँ बोल दो एक बार। मीन्स E का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा माइनस d∅dt। ठीक है, फिर से वही माइनस m को बाहर ले लेंगे, फाइव इज इक्वल टू mi था, m को बाहर ले लेंगे, di/dt, ये सेम ही रहेगा। इन दिस इक्वेशन इफ di/dt, ये वाले इक्वेशन को अब लिख रहे हैं, मतलब ये तो पहले वाले को हमने लिख दिया, फाइव इक्वल टू m के केस में E इज इक्वल टू जो था माइनस d∅dt, फाइव जो था mi था, इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। मीन्स di/dt अगर जीरो हो जाएगा, इफ di/dt इक्वल टू, सॉरी जीरो नहीं 1, देन का वैल्यू मीन्स E का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस m, क्योंकि ये हो गया 1, E इज इक्वल टू -1, यहाँ पे स्मॉल तुम लिख सकते हो। ठीक है, E इज इक्वल टू -m। तो ये थर्ड डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा ये थर्ड डिफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो। हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये थर्ड डिफिनेशन हो जाएगा। उससे पहले जो लिखे थे वो सेकंड डिफिनेशन लिखो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल में बी डिफाइंड एज the mutual inductance of the two coil may be defined as the एक सेकंड, क्या लिखा? The mutual inductance of the two coil may be defined as the induced EMF setup in one coil when the current in the neighboring coil changes at the unit rate. Repeat कर रहा हूँ, the mutual inductance of two coil may be defined as the induced EMF setup
in one coil when the current in the neighboring coil changes at the unit rate. हो गया इचू आशीष सृजन ग्रेस? हाँ बोलो। हाँ सर। समझ में आ रहा है इचू या नहीं? आशीष समझ में आ रहा है या बहुत दिन बाद पढ़ने से ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है? ग्रेस, ग्रेस तुम्हारा स्कूल में म्यूचुअल इंडक्टेंस टॉपिक छूट गया था, मुझे याद है, तुमने बताया था मुझे 15 दिन पहले। सही है ना ग्रेस, या गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, मेरा छूट गया था। हाँ, अब बोलो कि सर आपको इतना पुराना बात काहे याद रहता है? क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो तो याद सही है कि नहीं? आगे लिखो, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर मैं आज के दिन का ही इंतजार कर रहा था। क्या बोले ग्रेस? हेलो ग्रेस, क्या बोला? सर मैंने ये बोला कि मैं आज के ही दिन का इंतजार कर रहा था। तो आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ, आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, टेंशन मत लो, कोशिश पूरा करूंगा मैं। यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल के लिए एक दिन और लगेगा, इसमें 8-10 न्यूमेरिकल है जो हर एक टाइप की चीज़ों को कवर कर लेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम टोटल इसमें 3 क्लास लेने वाले हैं, आज का क्लास और एक क्लास और एक क्लास और, मतलब आज हम ये म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म कर लेंगे और उसके बाद उसके अगले दिन उसके बेस्ट न्यूमेरिकल और उसके बाद एक और टॉपिक बच गया है उसको, मतलब आज का क्लास छोड़ के 2 क्लास और लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ने में टाइम लगता है, वैसे टॉपिक तो छोटे छोटे, लेकिन तुम जाके सिलेबस में देखना जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सब सिलेबस में है। और स्कूल में पता नहीं 2 दिन में कैसे खत्म कर देता, मैं भी कभी कभी टेंशन में चला जाता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन से अगर हम बात किया जाए, E इज इक्वल टू, ठीक है, -d∅/dt, यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, मीन्स -m di/dt। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय di/dt, ये di/dt को एक साथ लेके जाएंगे इधर, तो m इज इक्वल टू, और ये माइनस साइन को भी साथ में लेके चल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय di/dt। सही है, ये हो जाएगा ना? तो लिखो ऐसा यूनिट ऑफ m, मतलब ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ m इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? एक तरह का पोटेंशियल ही है ये, ठीक है, इसका हो जाएगा वोल्ट, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय di/dt, यूनिट करंट अगर पास करा दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं 1 हेनरी, पढ़े थे ना, 1 हेनरी इज इक्वल टू कितना होता है? आया समझ में? नहीं आया? चुप, हाँ बोल दो। हाँ सर। इसको छाप लो, उसके बाद लिखो द म्यूचुअल, अच्छा इसको पहले कॉपी कर लो, तब तक मैं थोड़ा इंक डालता हूँ। कहाँ गया नया बल्ला है यार, ये बच्चे लोग ने कहाँ कहाँ रख देता है, पूछा देते हैं। एक सेकंड रुको, चुप, मिल गया। लिखो आगे, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, the mutual inductance of two coil is said to be 1 Henry. The mutual inductance of two coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt, if an induced EMF of 1 volt is set up in one coil, is set up in one coil,
when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second. चलो हमने इंक भी डाल दिया, तुमको लिखा भी दिया, ये लिख लिया अच्छे से, कुछ छूटा तो नहीं ग्रेस? आशीष नहीं छूटा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, और मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 AL इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L। इसको लिख दो, इसके बाद हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। अभी घबराने की बात नहीं है। छाप लिए? हो गया? चुप मिटा दूं? आवाज जा रहा है? हेलो ऐचू काशी सुन पा रहे हो? कोई बोल दो हाँ। तुम लोग का एक्टिविटी मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। तो देखो, हम दो कॉइल मान लेते हैं, एक इनर कॉइल मतलब इनर सोलेनॉइड और एक आउटर सोलेनॉइड। ये ब्लू कलर से जो हमने दिखाया, ये तुम्हारा इनर सोलेनॉइड, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इनर सोलेनॉइड, और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा इनर सोलेनॉइड है, ठीक है। उसके ऊपर से हमने लिख लिया एक आउटर सोलेनॉइड, ब्लैक कलर से दिखाया। कैसे बनेगा भाई? ऐसे, ठीक है। इसमें जो है करंट I2 फ्लो हो रहा है, और ये जो है तुम्हारा आउटर सोलेनॉइड है, ठीक है। दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, लेंथ L है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये छोटे वाले का, उसका A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इनर सोलेनॉइड का, ठीक है। और रेडियस की अगर बात किया जाए तो इनर सोलेनॉइड का रेडियस R1 है, और आउटर सोलेनॉइड जो है उसका रेडियस R2 है, ठीक है। ये देखो रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि R2 ग्रेटर देन R1, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इनर सोलेनॉइड का एरिया क्या हो जाएगा, पहले हम ये निकालते हैं। एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड का, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख दो, क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, ठीक है। मतलब पार्ट नंबर 1, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, और इसको आउटर सोलेनॉइड को 2 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 1 2 2 1, ये सब यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
इनर सोलेनॉइड का हमने 1 नाम दे दिया और आउटर सोलेनॉइड का नाम 2 दे दिया। ये 2 नंबर का है ब्लैक वाला, और ब्लू वाला जो है ये 1 नंबर का सोलेनॉइड है। ठीक है, तो लिखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हो। लिखो फर्स्ट वी पास डायग्राम बन गया क्या? ऐचूक डायग्राम बना लिए क्या? वेट करूं? हाँ सर बना रहे हो। हाँ डायग्राम पहले बना लो फिर लिखना। बन गया आशीष डायग्राम? गिरे सही चूक? हाँ सर हो गया। तो लिखो फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग करंट, करंट नहीं टाइम वेरिंग करंट। टाइम वेरिंग करंट मीन्स जो टाइम के साथ वेरी करे तभी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। लिखो फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग VARYING टाइम वेरिंग करंट I2, टाइम वेरिंग करंट I2। ठीक है, आउटर सोलेनॉइड से टाइम वेरिंग करंट पास कराएंगे। फर्स्ट वी पास टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू कॉइल 2 दैट इज आउटर कॉइल, ब्रैकेट में लिख देना आउटर कॉइल। आउटर कॉइल से हम करंट टाइम वेरिंग करंट पास कराएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल 2, मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल 2 मीन्स आउटर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? V2। आउटर वाले में सब 2 यूज करेंगे, इनर वाले में 1 यूज करेंगे। तो B2 कितना आएगा? म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2, जहां पे N2 जो है तुम्हारा टर्न डेंसिटी है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n इज इक्वल टू N/L होता था, तो स्मॉल n2 इज इक्वल टू N2/L। ये पता था या भूल गए थे जो टर्न डेंसिटी? ठीक है, लिख ले यहां तक, इसको भी बॉक्स में डाल दे रहा हूं। म्यू नॉट N2 I2। आगे लिखो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द इनर सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with inner solenoid। ये कितना हो जाएगा? phi1। तो phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B2A। ठीक है, B2A इंटू N1। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर में ही होगा, मतलब इस वाले के अंदर होगा। ठीक है, बाहर ये कॉइल के अंदर होगा, कॉइल के बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू N1। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा B2 का वैल्यू हमने निकाला था म्यू नॉट N2 I2 A इंटू N1। ये बात आ गया समझ में? ये जो होगा तुम्हारा इस वाले एरिया में नहीं होगा, मतलब इसके ये जो कॉइल है कॉइल के अंदर में ही होगा, इस वाले एरिया में कुछ नहीं होगा। ये वाला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने phi1 जो हमने लिखा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सोलेनॉइड, phi1 इज इक्वल टू B2A N1 म्यू नॉट N2 I2 A N1। ठीक है, आगे लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2, therefore mutual induction or inductance, mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2 मीन्स इसको जो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? M12 लिखेंगे। M12 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज इक्वल टू phi1 by I2, phi1 by I2। तो phi1 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और I2, तो I2 के साथ I2 कटेगा।
ऊपर का मिटा देता हूँ। अब ऊपर वाले डायग्राम का कोई जरूरत शायद नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 M12 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ∅1 का वैल्यू ये रहा म्यू नॉट N2I2 AN1 डिवाइडेड बाय कहा गया I2। तो I2 के साथ I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M12 जो है अपना आएगा म्यू नॉट N2 ANI, म्यू नॉट N2 ANI। और अगर स्मॉल n2 की जगह पे N2/L हम यूज कर दे रहे हैं ये वाला चीज, तो हो जाएगा म्यू नॉट N2 AN1 डिवाइडेड बाय L, जो कि अपना M12 का फॉर्मूला था जो हमने लिखा था। M12 आ जाएगा इतना, ठीक है। हमने ये देखो ये यहाँ पे लिखा था, N1 N2 पहले लिख दिया था, N1 N2 और A, ऐसे करके ये फॉर्मूला हमने लिख रखा था जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो ये मिल गया इच्छुक, सही है, आ गया समझ में? हाँ सर। तो ये होगा, इसको इक्वेशन ए मान लो। तो ये हमने निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। अब हम निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 2 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। इसको छाप लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक, इसका उल्टा काम करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे ना, इसका ठीक इसको उल्टा करेंगे। हो गया, छाप लिए, मिटा दो। लिखो, नेक्स्ट लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। नाउ वी स्टार पॉइंट लगा देना। नाउ वी फ्लो द टाइम वेरिंग करंट। अब क्या करेंगे हम, कॉइल 1 से पास कराएंगे, पहले कॉइल 2 से पास कराए थे टाइम वेरिंग करंट, अभी कॉइल 1 से पास कराएंगे। तो लिखो नाउ वी फ्लो द टाइम वेरिंग करंट I1 इन द कॉइल 1 दैट इज इनर कॉइल। कॉइल 1 से पास कराएंगे इनर कॉइल से, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1, मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूं, तुम अच्छे से लिखोगे। मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1 कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1, N1 I1। ग्रेस क्या हुआ, अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ा देर और होगा। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, बोल दूंगा। ओके ठीक है, बोल देता हूँ, मैं समझ गया, ठीक है। ऐचुक अभी से पढ़ाई होगा, मतलब हम जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मतलब लेके रख लेना और ग्रुप में सेंड कर देना। ये मत लेना, नहीं तो ले लो, इसको भी ले लो, ठीक है। ये था 2, इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। रुक जाओ, अभी मत लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में एक बार भेज दो। तो इच्छुक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में भेज देना। हो गया इच्छुक, कंप्लीट, डन। हाँ सर। अब हम फिर से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं नाउ वी फ्लो द टाइम वेरिंग करंट I1 इन द कॉइल 1 दैट इज इनर कॉइल। इनर कॉइल में हम करंट को फ्लो कराएं, मतलब अभी आउटर कॉइल में करा रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल 1, अब फिर से तुम लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। कॉइल 1 में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 लिखे थे वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ 1 लिखे थे वहाँ वहाँ 2 लिखेंगे। जहाँ पे N1 जो होगा वो होगा कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, यहाँ पे इनर था तो आउटर सोलेनॉइड की बात करेंगे, ठीक है। आउटर कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 मींस आउटर सोलेनॉइड। समझ रहे हो इच्छुक? आशीष हाँ बोलते जाओ। हाँ तो ये ∅2 कितना हो जाएगा, ∅2 हो जाएगा B1 A
आई इंटू N2, V1 A इंटू N2, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, एरिया सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं इसका भी रीजन बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1 A इंटू N2, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1 M21 इज इक्वल टू phi2 by I1। इसको फिर से छापो, phi2 by I1। इधर का भी एडिट कर देता हूँ, एक बार छाप ही लो। और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 की जगह हो जाएगा 2 1, 2 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 की जगह पे हो जाएगा 1, 2 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2, ठीक है। यहाँ पे भी 1, 1 के साथ 1 गया कट, ठीक है। ये 2 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट N2 A इंटू 2, सब 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2, गड़बड़ हो गया, देखो N1 बाई, इसको लिखा हमने N1, हाँ ठीक है। स्मॉल N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1, नहीं ठीक था, ये रहने दो, 1 ही रहने दो, ठीक है। आई कट गया, बच गया A N2, हाँ भी ठीक हो गया। स्मॉल N1 को हमने लिखा N1 बाय L और N2 पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये देखो सेम आंसर आ गया। इक्वेशन बी देखो तो सेम टू सेम आ गया। चूक यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट NOT, पहले इसको छाप लो, उसके बाद नोट पॉइंट लिखना, पहले इसको छाप लो। ग्रेस को भी फोटो खींच के इसका भेज दो, मतलब ग्रुप में सेंड कर दो। कॉपी हो जाए तो चूक बोल देना कि सर हो गया, मैं वेट कर बैठ के। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो लिखो आगे। आशीष हो गया, आशीष कंडुलना लिखो नोट। आशीष का भी हो गया, मैसेज आ गया, लिखो नोट। द फील्ड B1 ड्यू टू I1, the field B1 due to current I1 is constant inside coil 1. The field B1 due to I1, जो मैं तभी बोल रहा था, the field B1 due to I1 is constant inside in coil 1. करंट I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 जनरेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा कॉइल 1 के अंदर, दैट इज इनर कॉइल। but zero in the annular region, ANNULAR, annular region between the two solenoid, दोनों सोलेनाइड के जो एनुलर रीजन है उनके बीच में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो होगा। कहने का मतलब कि एक कॉइल ऐसा था, ठीक है, और दूसरा कॉइल ऐसा था, ठीक है। तो इस वाले कॉइल के अंदर, मतलब ये जो कॉइल है, ठीक है, अंदर में इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये कॉइल और इस कॉइल के बीच में जो ये गैप बच गया, ठीक है, ये वाला गैप और ये वाला गैप, क्योंकि एक कॉइल के अंदर
दूसरा कॉइल है, तो इस कॉइल के अंदर ये इनर कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देखो ये दूसरा कॉइल है, मतलब एज्यूम करो ये दूसरा कॉइल है, तो ये वाला जो गैप बच गया चारों साइड का, यहाँ पे 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई चुप? हाँ सर। हाँ, तो लिखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये नोट पॉइंट हो गया, बॉक्स में पड़े रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, M12 इज इक्वल टू M21 इक्वल टू M12 M21 के इक्वल है, और यही है तुम्हारा M12 या M21 इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू M बोल दिए, ठीक है। आगे लिख दो स्टार पॉइंट डाल के, द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑफ टू कॉइल thus the mutual inductance of the two coil is the property of their combination. Thus the mutual inductance of the two coil is the property of their combination. Thus the mutual inductance of two coil is the property of their combination, full stop. It does not matter which one of them function. It does not matter which one of them functions as the primary or the secondary coil. It does not matter which one of them functions as the प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। ये कोई मायने नहीं रखता है ये प्राइमरी कॉइल है या फिर सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और इसी को हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी बोलते हैं। दिस फैक्ट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक बात और देख लो, किसी बुक में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये सोचा कि बता ही देता हूँ। रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसी को बोलते हैं। और ये जो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूजिया ना मत, ठीक है, जरूरत के हिसाब से यूज कर लेना। यहाँ पे क्या किया, N1 के जगह पे स्मॉल n1 यूज कर लेगा, ठीक है। तो स्मॉल n1 जो होता है N1/L, ठीक है, और ये N2 जो होगा ये होगा N2/L। तो हमें चाहिए N1 स्मॉल n1 N2 यूज करना है। तो M क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AL, ठीक है। बोलोगे कि सर L कहाँ से आ गया, नीचे वाला L खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। म्यू नॉट N1 N2 AL, तो ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि देखो इस N1 की जगह पे हमने लिख दिया स्मॉल n1/L, स्मॉल n1/L। देखो तो ये दोनों चला गया, ये वाला n1 बन गया। और ये n2 के जगह पे हमें मतलब लिखना है मतलब इस N2/L होगा तब तो स्मॉल n2 लिखेंगे। यहाँ पे तो L है नहीं, तो L से मल्टीप्लाई किया और L से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये N2/L बन जाएगा स्मॉल n2। और ये देखो L रह गया। ये बात आया कुछ समझ में नहीं आया। M21 को हम ये भी लिख सकते हैं, M21 M12 दोनों ही ऐसा हो सकता है। समझ में आया? फर्स्ट में शुरुआत में जो फॉर्मूला लिखे हो, देखो ये लिखे हैं M=, समझ में नहीं आया तो फिर से बताऊंगा इच्छुक। हाँ सर आगे। और यहाँ पे जो ये A है, ये A क्या है, ये है एरिया ऑफ इनर कॉइल, क्योंकि आउटर कॉइल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आउटर कॉइल और इनर कॉइल के बीच का जो गैप है एनुलर रीजन, वहाँ पे मतलब हमारे पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो M= हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर इंटू L। देखो ये फॉर्मूला भी लिखे हैं चूक, तो जरूरत के हिसाब से जिसका यूज हो वो कर लेना, ये तीनों बराबर ही है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, एक देखो ये था अपना फॉर्मूला, देखो ये ऐसा था फॉर्मूला,
यहाँ पे था कैपिटल N1 और यहाँ पे था कैपिटल N2। तो हमने L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड कर दिया और N1 बाय L को लिख दिया स्मॉल n1, इस N2 बाय L को लिख दिया स्मॉल n2 और A और L ऐसे ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे R1 जो है यह रेडियस ऑफ इनर कॉइल, ये जो है रेडियस ऑफ इनर कॉइल। बोलो आ गया समझ में अच्छे से या नहीं आया? आशीष कंडुलना टाइप करो। ऐप को अपडेट कर लेना, अपडेट आया था आज ऐप में, ठीक है? दोनों लोग मतलब सब लोग जो भी कर रहे हो, चारों पांचों लोग ये कर लेना, अपडेट कर लेना ऐप को, आगे दिक्कत ना हो। आशीष को भी आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड। पॉइंट नंबर 1 मतलब फैक्टर नंबर 1 स्टार पॉइंट लिखो। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स नीचे लिखना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, ठीक है? देखो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है? N1 N2 का कोई का भी वैल्यू बढ़ेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया कि इनर कॉइल के अंदर का जो एरिया है वो तो आउटर कॉइल के अंदर भी है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। समझ में आ रहा है जो? तो सेकंड स्टार पॉइंट लिखो, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड पॉइंट लिखो, रिलेटिव सेपरेशन। रिलेटिव सेपरेशन दोनों कॉइल का सेपरेशन कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करेगा, रिलेटिव सेपरेशन। पॉइंट नंबर 4, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल का मतलब ये हो गया कि दोनों कॉइल जो होगा वो ऐसी इसी टाइप से होना चाहिए जैसे हमने किया था, एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो के मान लो कॉइल अगर ऐसा हो गया, एक कॉइल ऐसा और एक कॉइल 90 डिग्री पे, तब जाके नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 था रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ फैक्टर जिस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा वो है परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। स्क्रीनशॉट भेजने से तो इचूक उसका ग्रेस का नहीं हो पाएगा, उसको फोटो कॉपी का फोटो भेज देना जब क्लास खत्म हो जाएगा तब ग्रुप में, ठीक है? क्योंकि बोल बोल के हम लिखा रहे उसको थोड़ी मिलेगा स्क्रीनशॉट में, वीडियो शॉट तो होता नहीं, ठीक है? लिखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ द टू कॉइल, the coefficient of coupling of the two coil gives a measure of the coefficient of coupling of two coil gives a measure of manner, M-A-N-N-E-R, measure of manner in which two coil are coupled together, in which two coil are coupled together। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है दोनों कॉइल के बीच का एक मैनर होता है ताकि मतलब जिसमें ये दोनों कॉइल कपल मतलब एक के अंदर घुसे होते हैं, कपलिंग जो होता है। फुल स्टॉप। इफ L1 and L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, इफ L1 and L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल, L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंस है दोनों कॉइल का। L1 जो है प्राइमरी कॉइल का, L2 जो है सेकेंडरी कॉइल का। डायग्राम वही वाला सोचो जो दिमाग में था पहले। and M is the capital M is the then their mutual inductance
capital M is their mutual inductance, then coefficient of coupling is coefficient of coupling जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा M डिवाइडेड बाय रूट अंडर L1 L2, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, अब देखो K का जो वैल्यू जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर मान लो कि इस प्रकार का कॉइल है, कॉइल 1 ऐसा है, ठीक है, ये चाहो तो बना सकते हो तुम, ये वाला डायग्राम शॉर्ट फॉर्म में बना लेना। ऐसा टाइप का है, इधर से I1 जा रहा है, इधर से I2, मतलब डिफरेंट इंटरवल में, तो कोफिशिएंट मतलब ऐसा टाइप का अरेंजमेंट होता है कपलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे जो K का वैल्यू होगा ये 1 होगा, क्योंकि ये MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि अगर पहला कॉइल ऐसे है और दूसरा कॉइल 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा ये 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, बाकी इसके बीच में वेरी करेगा। समझ में आ गया इचू क्या नहीं? इसमें से एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है, इसमें जो प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। इचू आया समझ में कि नहीं? तो लिखो स्टार्ट पॉइंट, K lies between 0 and 1. K lies between 0 and 1. K का वैल्यू मैक्सिमम होगा 1 होगा जब कपलिंग बहुत अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, और जब कपलिंग बिल्कुल खराब होगा 90 डिग्री पे, एक कॉइल इधर गया एक कॉइल ऐसे, कैसी होगा भाई? तो हो जाएगा 0, अब बीच में मतलब ये एरर आ जाएगा। ठीक है, कि भाई अभी पूरा अच्छे से कपलिंग नहीं हुआ है। तो लिखो स्टार पॉइंट, K lies between 0 and 1. Next star point, when the coupling is perfect, that is the entire flux of the primary is linked with the secondary ठीक है, कॉमा M इज मैक्सिमम, कॉमा डाल देना, उसके बाद लिखना जब कपलिंग परफेक्ट होगा तो इंटायर फ्लक्स जो होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का ये दोनों लिंक्ड अप होंगे, और M जो होगा M इज मैक्सिमम एंड K इक्वल टू 1, M इज मैक्सिमम एंड K इक्वल टू 1। व्हेन नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when there is no coupling then K इक्वल टू 0 एंड M इक्वल टू 0। जब कपलिंग नहीं होगा तो यहाँ पे K का वैल्यू भी 0, K इक्वल टू 0 और M इक्वल टू भी 0 होगा। when there is no coupling then K इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पूरी तरह से खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस है वो मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड करूंगा, 3 क्वेश्चन सेंड करूंगा न्यूमेरिकल, इसको तुम करके लाना। अगर तुम कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो हम कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करूंगा जो ठीक ठाक है, उसको तुम सोल्व करोगे और बाकी हम अगले दिन कराएंगे। तो फाइनली बताओ कि कैसा लगा, काफ़ी दिन बाद हम फिजिक्स पढ़े, क्लास कैसा लगा ये चुक, समझ में आया पूरा या नहीं? हाँ सर, आया पूरा। और तुम्हारा क्या नाम है? आशीष, कौशल, ग्रेस, श्रीयन, तुम लोग बताओ सही लगा? कुछ देर बाद 2-4 मिनट बाद तुम्हारा जो ये लाइव स्ट्रीमिंग था वो भी तुम्हारा पब्लिक व्यू हो जाएगा। अगले दिन से हम दूसरे तरीके से ये करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा देख के और मुझे मैसेज करना कि कैसा है, मतलब उस पर देखने में कैसा यूट्यूब पे लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रीम किया हुआ वीडियो होगा, साउंड क्वालिटी वगैरह सब बताना। आने वाले समय में हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे।